हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी इस सीरीज रीड एनसीईआरटी विद अस का जो पहला अध्याय चल रहा है, क्लास 9 का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसका पार्ट 1 हमने आधा कंप्लीट कर लिया है, जो आपको सुबह 11 बजे की वीडियो में मिल गया होगा। और पार्ट 2 जो है हम अब इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमें 1.4 टॉपिक से पढ़ना है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। 3 अवस्था यानी ठोस, जैसे ठोस क्या होता है पदार्थ, जल का ठोस अवस्था क्या होती है बर्फ, द्रव अवस्था होती है जल खुद, फिर होती है जो गैस अवस्था, जल का बाष्पीकरण यानी वाष्प। ये हमारी जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था का परिवर्तन कर सकता है। तो अवस्था परिवर्तन के साथ इसमें और क्या परिवर्तन होते हैं ये हम जानेंगे। तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव, अगर हम तापमान का परिवर्तन करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानते हैं क्रियाकलाप से कि एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब को छू रहा है। कुछ इस प्रकार से चित्र जो फर्स्ट चित्र में दिखाया गया है, बर्फ लेना है, नीचे बर्नर लगाना है बीकर में, यहाँ थर्मामीटर लगाना है और एक कांच की छड़ भी डालनी है। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। बर्फ पिघले तो तापमान को क्या करना है, आपको नोट करना है। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कर लें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। ये क्या हुआ, बर्फ पिघला यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। अब बीकर में एक कांच की छड़ लें और हिलाते हुए गर्म पानी करें जब जल उबलने ना लगे। अब वो जल बन गया, अब हमें उसे उबालना है जब तक वो गैसीय अवस्था में ना बदलने लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए। जब जल उबलने लगे और जलवाष्प बदलने लगे तो उसका तापमान हमें फिर से नोट करना है। यह हुआ जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन का प्रेक्षण। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस क्या होता है, पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस यहाँ चित्र दिखाया गया है इस तरीके से हमें रखना है और इसका प्रेक्षण नोट करते जाना है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहा जाता है, गलनांक। ये परिभाषा याद रखिएगा, ये शॉर्ट में कभी कभी पूछ ली जाती है। गलनांक किसे कहते हैं, तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन है। बर्फ का गलनांक याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लिया जाता है। गलनांक 273.15 होता है, 273.15 होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न भी कहते हैं।
किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कि संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों के परस्पर आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी सतह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यह गुप्त का अभिप्राय किससे है? छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को जिसके गलनांक पर द्रव के बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ से है हमारी प्रसुप्त ऊष्मा की डेफिनेशन। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। जब और अधिक ऊष्मा दी जाएगी तो कण आपस के आकर्षण बल को तोड़कर और स्वतंत्र हो जाएंगे। पहले द्रव और द्रव फिर उसका तापमान बढ़ेगा तो द्रव से गैस में बदलना शुरू हो जाएंगे, यानी कणों के बीच का आकर्षण क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ठोस में आकर्षण बल अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में उससे भी कम होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। यह रही हमारी क्वथनांक की परिभाषा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे इसका क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और जिस पर क्या होता है? पिघलने लगता है, उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, है ना? याद रखिएगा इसको। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन होता है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमें संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प बन रही है। जल वाष्प कण में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अभी हमने पढ़ा था कि ठोस से पानी के कणों में अधिक ऊष्मा थी, ठोस के कणों के बीच से यानी बर्फ से पानी में। अब पानी से गैस में क्या हो रहा है? पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा क्या कर ली है? अपशोषित कर ली है। देखिए यहाँ ये है ठोस, ये और ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, इसकी ऊष्मा जितनी है अभी कम है मान लीजिए, और यह और ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और द्रव बन जा रहा है, यानी ठोस से द्रव की ऊष्मा अधिक हो जा रही है। फिर द्रव अवस्था में है और ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और इसके बाद गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, यानी गैसीय अवस्था जो है उसमें और अधिक ऊष्मा है और अधिक ऊर्जा है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल देंगे, और यहाँ पर जो है हम इसका शीतलन कर देंगे तो गैस जो है द्रव में और द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हो जाएगा।
हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना क्या होते हैं, ठोस अवस्था में बदल जाते, ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। द्रव अवस्था उनमें नहीं आती, वो ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप 1.13 दिया है। थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा रख करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र 1.7 में दिखाया है। कुछ इस प्रकार से यहाँ कपूर है, कपूर को चीनी मिट्टी की प्याली में रखा है और कपूर रखने के बाद एक कीप रख दी है और कीप के ऊपर रुई लगा दी है उल्टा रखकर, और धीरे धीरे गर्म करना चालू किया हमने इसे। कपूर का क्या हो रहा है, ऊर्ध्वपातन। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उपयुक्त क्रियाकलाप का निष्कर्ष क्या देखा हमने कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाई, ऊर्ध्वपातन कहलाई। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठोस से गैस बनना सीधा ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस में परिवर्तन सीधा निक्षेपण कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा। दाब अगर हम परिवर्तित कर दें तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा देखते हैं। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? तो बिल्कुल हो जाता है दाब अवस्था में परिवर्तन, क्योंकि हम गैस में अगर दाब लगाएंगे तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड। उसके कणों के समीप लाया जा सकता है। कणों के बीच आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम। दाब बढ़ने और तापमान बढ़ने से गैस द्रव में बदल जाती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है द्रव अवस्था में आए बिना क्या होगी, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगी। सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगी। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। जो है यहाँ पर देखिए, अगर हम ठोस को क्या करें, संलग्न करें तो द्रव में परिवर्तित, फिर इसका बाष्पीकरण होगा तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। गैस का निक्षेपण करें तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव को जमाएं तो वो ठोस बन जाएगा। ठोस का ऊर्ध्वपातन होकर सीधा गैस बन जाएगा और गैस का संघनन होकर द्रव बन जाएगा। यानी तीनों अवस्थाएं आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज होती सकती हैं तापमान और दाब के परिवर्तन करने पर। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरारूपण हो रहा है। अब आते हैं हम टॉपिक पर, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या है? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने अपने दैनिक जीवन से ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिनमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम जल को किसी पात्र में खुला छोड़ दें तो हम देखेंगे उस जल का स्तर कम हो रहा है, यानी जल क्या हो रहा है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित होकर उड़ जा रहा है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील
होते हैं और कभी नहीं रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों में आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम जानेंगे। एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। पहले में एक परख नली में रखना है और दूसरे में एक प्याली में रखना है। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर भी रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन में भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो आपने ध्यान दिया कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, क्योंकि परख नली का जो जल है वो कम वाष्पीकृत होगा, बजाय इसके कि चीनी मिट्टी का जो जल है वो जल्दी वाष्पीकृत होना चालू कर देगा। यानी सतह का प्रभाव पड़ रहा है, सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो रही है, बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, फैला देते हैं। अगर हम कपड़ों को बिना फैलाए ऐसे ही टांग दें तो उनका वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। अगर हम तापमान बढ़ा दें तो भी वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों को मात्रा पहले से अधिक होती है, जैसे बारिश के दिनों में होता है, मौसम में जल वाष्प ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो क्या होता है, वाष्पीकरण धीमी प्रक्रिया से होता है। वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु कपड़े को जल्दी सुखा देती है और वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। अर्थात अगर क्या होगा, जो तापमान ज़्यादा होगा, पहले क्षेत्रफल ज़्यादा हो, एरिया ज़्यादा हो, सतही प्रक्रिया, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण तेज होगा। तापमान बढ़ने पर भी वाष्पीकरण तेज होगा। अगर वायु में ऑलरेडी प्रेजेंट है जल वाष्प की कण, आर्द्रता यानी बारिश के दिनों में रहती है जैसे, तो वहाँ पर वाष्पीकरण की दर घट जा रही है। और अगर वायु की गति यानी हवाएं तेज गति से चलें तो क्या होगा, वाष्पीकरण तेज गति से होगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश को हटाने वाले द्रव, जो आप नेल पॉलिश रिमूवर लाते हैं, अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कारण आपकी हथेली आसपास में ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे वो क्या होता है, आपको ठंडा महसूस होता है, शीतलता होता है, क्योंकि उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। और जैसे ही वाष्पीकरण होगा शीतलता बढ़ जाएगी। तेज धूप वाले गर्म दिनों के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है।
क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर क्या होगा? शीतल हो जाएगा। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इससे अधिक अवशोषित होकर वायुमंडल में पहुंच जाएगा, जिससे उसका जल्दी वाष्पीकरण हो जाएगा और हमें क्या मिलेगी? ठंडक महसूस होगी। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? आपने देखा होगा कि हम कभी बहुत ठंडा पानी जो है, बर्फीला पानी ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की बाहरी सतह पर क्या होता है? जल वाष्प इकट्ठा हो जाती है, जल की कुछ बूंदें दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रख दें, जल्दी ही बर्फ की बाहरी सतह में हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और ये क्या होता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। जो वायु में उपस्थित जलवाष्प है, वो जैसे ही ठंडे पानी के संपर्क में आती है तो वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, जिन कारण क्या होगा? जल की बूंदें हमें नजर आने लगेंगी। कुछ प्रश्न दिए हैं इसे इधर, जो हम प्रश्नोत्तर सीरीज में करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने क्या क्या सीखा इस अध्याय में। तो हमने सीखा द्रव किससे मिलकर बने हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यम होता है। ठोस के कणों में ठोसों में निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रव के लिए मध्यम बढ़ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल व स्खलित हो जाती है और गैसों में कोई क्रम नहीं होता। इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जाता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। इसे क्या कहा था हमने? ऊर्ध्वपातन। और द्रव से गैस में बदलना, गैस से द्रव में बदलना, गैस से ठोस में बदलना और ठोस से गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की क्रिया और गैस से ठोस में बदलना निक्षेपण की क्रिया होती है। निक्षेपण की क्रिया होती है। निक्षेपण ये दिया है कि निक्षेपण जो है, गैसीय पदार्थ सीधे ठोस में बदल जाते हैं। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है और सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर कर रही थी: सतही क्षेत्रफल पर, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति पर। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संलग्न हेतु गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यहाँ कुछ राशि हैं जिनके मात्रक और प्रतीक दिए हैं। तापमान का मात्रक है केल्विन, जिसका प्रतीक है के। लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतीक है स्मॉल m।
सन्निहिति का मात्रक है किलोग्राम, जिसका मात्रक है केजी। भार का मात्रक है न्यूटन, और जिसका प्रतीक है कैपिटल एन। आयतन का मात्रक है घन मीटर, जिसका जो है प्रतीक है m की पावर 3। और घनत्व का मात्रक है किलोग्राम प्रति घंटा, जिसका मात्रक है केजी प्रति मीटर क्यूब। और दाब का मात्रक है पास्कल, और पास्कल को हम प्रतीक है प्रेजेंट करते हैं PA से। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं और इन प्रश्नों को जो है हम प्रश्न उत्तर सीरीज में हल करते हैं, तो आप उस प्रश्न उत्तर सीरीज से जुड़ सकते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप उस सीरीज में पा सकते हैं। तो मिलते हैं हम कल सुबह 11 बजे, जिसमें हम अध्याय 2 को रीड करेंगे। हमारी सीरीज से जुड़ना ना भूलिए, रीड NCERT विद अस, और प्रश्न उत्तर सीरीज से भी जुड़िए, जिससे आपको वहां सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई टॉपिक अगर आपको समझना हो तो कमेंट करिएगा, जिससे हम उन प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचा सकें जिनमें आपको डाउट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।